Hi, this is Jamil Khan. You're watching Bollywood Spy. Please subscribe. स्टार सिस्टम देखिए रहा है और रहेगा और वो फिल्में भी बनेंगी. संजय इज अ मैन ऑफ इमेंस डिटेल इन हिज फ्रेमिंग. मुझे गली बॉय बहुत अच्छी लगी. गली बॉय. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भोज. आज बॉलीवुड स्पाई के स्टूडियो में एक ऐसे शख्स आए हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी आए हैं कि आप इन्हें कोई भी कैरेक्टर दे दो, ये उसको एकदम कपड़ों की तरह पहन लेते हैं. चाहे वो रामलीला का इंस्पेक्टर याद होगा आपको जो नॉटी है, या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर का कैरेक्टर याद होगा, या रिसेंट रिलीज फिल्म याद है ना आपको ब्लैंक, उसके मौलाना साहब. जी हाँ, समझ ही गए होंगे. मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर जमील खान जी की. जमील खान सर, बहुत बहुत स्वागत है. और आपके और मेरे बीच में कनेक्शन है. क्या सर, आपने नैनीताल से पढ़ाई की है, शेरवुड कॉलेज से, और मैं नैनीताल से हूँ. क्या बात है भाई, क्या बात है. इस बात पे तो दोबारा हाथ मिलाया जाए. सर, आपकी मैं पूरे विकिपीडिया पे इंफॉर्मेशन पढ़ रहा था और आपके बारे में सर्च जब कर रहा था, इस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहा था, उस दौरान मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली. एक स्मॉल टाउन से आना, फिर उसके बाद नैनीताल में समय व्यतीत करना, फिर उसके बाद मुंबई आके इतना स्ट्रगल. थोड़ा सा जर्नी बताइए सर, क्योंकि वो बहुत अधूरी सी लगी, इनकम्प्लीट लगी मुझे. यार जर्नी तो वैसी ही है जो मेरे ख्याल सभी के साथ होती है. यार ये जज्बा तो अभी नैनीताल का नाम लिया तुमने, वहीं से ही उपजा है ये जज्बा. और शेरवुड में थिएटर जो था उसका ट्रेडिशन बहुत अच्छा खासा था और अच्छा, देयर वाज गुड क्वालिटी थिएटर दैट हैपेंड देयर. In fact, Sir Jeffrey Kendall, who is the father-in-law of शशि कपूर साहब, ओके, वो शेक्सपियराना नाम का एक थिएटर कंपनी था जो कि इट्स अ टूरिंग कंपनी व्हिच यूज्ड टू ट्रैवल विद एंड यूज्ड टू परफॉर्म शेक्सपियर प्लेज ऑल ओवर इंडिया, ओके, particularly in public schools like Sherwood. जी. और तो उनके नाम पर ही बेस्ट एक्टर अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया जिसका नाम था द कैंडल्स कप, व्हिच इज द बेस्ट एक्टर अवार्ड. ओके. तो मेरी खुशनसीबी कि वो अवार्ड मैं भी जीता हुआ हूँ. और शौक जो है वहीं से शुरू हुआ जी. चस्का वहीं से लगा और फिर जो लगा तो फिर छूटा नहीं. फिर देखिए, छुड़ाने की कोशिश की लोगों ने. अच्छा. लेकिन लोगों ने मतलब इन द सेंस घर वालों ने, और जो भी है कि भाई जो इस लाइन में जो परेशानियां हैं या जो स्ट्रगल है, देख लो, समझ लो, फिर जाना, वरना मतलब बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है. और मुंबई तो वैसे ही बहुत खतरनाक जगह है जी. मतलब लौंडा जाके बिगड़ जाता है. हाँ, सारी बुराइयां आ जाएंगी तुम्हारे अंदर. और नौकरी कर लो या कोई अच्छा बिजनेस कर लो, ये तो साइड में कर लेना. अपना एक्टिंग तो ठीक है, शौकिया हॉबी के तौर पे कर लेना. बाप रे बाप. सर ये तो फैमिली की तरफ से आपको बातचीत सुनने में आ रही होगी. जब आप मुंबई पहुंचे, जिस दिन पहला दिन आपने कदम रखा, और फिर उसके बाद जब आपने अपनी पहली फिल्म तक का जो सफर तय किया, वो भी मैं जानना चाहता हूँ. उसके बीच क्या क्या चीजें रही, क्या जमील भाई किस तरीके से खाते थे, सोते थे, क्या करते थे, मतलब सर. मैं जब बॉम्बे में आया तो मेरा मकसद एक्चुअली था थिएटर करना. फिल्मों का मैंने सोचा ही नहीं. ओके. और मैं और एक्टिंग करना ऑब्वियसली थिएटर में, फिल्मों का मैंने सोचा नहीं था. और ये था कि कहीं शायद एट द बैक ऑफ द माइंड कि अगर हो गया तो अच्छी बात है, वरना थिएटर इज व्हाट आई वांट टू डू. ओके. और तो शुरुआत थिएटर से ही की. जब पहुंचा यहाँ पर तो एमए में एडमिशन ले लिया, क्योंकि रहने के लिए एक छत की ज़रूरत थी. एमए में एडमिशन लिया. अब हालांकि ये लोग, ये एमए कलेना कैंपस वाले सुनेंगे अगर, जो मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो मुझे बड़ी गालियाँ देंगे कि मैंने उनसे कहा था कि मैं यहाँ आया हूँ, एमए में दाखिला लिया है इसलिए कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है और मुझे हॉस्टल की ज़रूरत है रहने के लिए, ताकि मुझे. उन्होंने कहा कि तो आपने तो बीए कहाँ से किया? मैंने कहा मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया. अरे तो वहाँ पर तो अच्छा खासा, वहाँ पर सब कुछ है, वहाँ पर आप वहाँ बैठ के आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं. उन्होंने कहा नहीं, देखिए बॉम्बे जो है ना, बॉम्बे में एक्सपोजर अलग है, अलग अलग किस्म के लोग मिलते हैं. ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेट्रो है, तो यहाँ पर एक्सपोजर अलग किस्म का होगा. तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ आके उसकी तैयारी करना ज़्यादा सही रहेगा. जी.
तो लकीली फिर हॉस्टल मिल गया, 2 साल का एक ठिकाना हो गया रहने का जी। और थिएटर करना शुरू कर दिया। और मेरी खुशकिस्मती ये कि मैं नसीर भाई के साथ जुड़ गया, नसीरुद्दीन शाह के साथ। तो फिर then there was no looking back and I didn't have to go anywhere else to do theater. I was working with the best. Of course. तो मुझे कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो थिएटर कर रहा था और थिएटर में खासा मज़ा आ रहा था। फिर जब MA कंप्लीट हुआ तो समझ में आया कि यार अब तो बाहर किराया विराया बहुत ज़्यादा है, कैंटीन में खाना तो मिलेगा नहीं, बाहर रेस्टोरेंट में इधर उधर खाना पड़ेगा तो बहुत महंगाई है जी। और थिएटर जो है आपके खर्चे उठा नहीं पाएगा। तो जो एसोसिएटेड या एफिलिएटेड फील्ड थी उनमें मैंने आमदनी के ज़रिए ढूंढे, जिनमें से कि वॉइस ओवर, डबिंग और इनफैक्ट उस ज़माने में मेरा एक दोस्त हुआ करता था, लेंटास का एक रिसर्च विंग है पाथफाइंडर, अभी है कि नहीं पता नहीं। तो वहाँ पर मेरा एक दोस्त था जो कि रिसर्च कर रहा था बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ही, इकोनॉमिक्स में कोई किसी इसमें रिसर्च कर रहा था। तो उसने मुझे कहा कि यार इफ़ यू वांट टू मेक अ लिटिल मनी व्हाई डोंट यू डू सम काइंड ऑफ अ सर्वे करते हैं ना जी। तो before the foreign cars came into India, I was one of those people who went around meeting and interviewing people about the advantages of having a foreign cars and the features and किस तरीके की cars होती हैं, यहाँ कितनी गाड़ियाँ हैं, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या बजटिंग होनी चाहिए। तो उस तरीके का एक पूरा रिपोर्ट तैयार करके मैंने दिया था। और ये चंद तरीके हैं जिनसे मैं आमदनी पैदा कर रहा था अपने लिए, मुंबई में गुजारा करने के लिए। तो मुश्किल तो था, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कभी ऊपर वाले का बड़ा करम है कि कभी भूखा नहीं सुलाया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर पे छत नहीं रही हो। लोग बड़े रोमांटिसाइज कहानियाँ सुनाते नहीं, कर यार मैं तो 3 दिन स्टेशन पे सोया हूँ, ऐसी स्ट्रगल रही है मेरी, और मैं तो 4-4 दिन फाके किए हैं, मैंने सिर्फ पानी पे गुजारा किया। बड़ा करम है मेरा, ऐसा कुछ नहीं रहा। I have had very smooth struggles, smooth in the sense कि जैसे मैंने कहा कि इस एक्सट्रीम तक कभी नहीं सामना करना पड़ा। ओके। और अपने पसंद की चीज़ें की, दिक्कतें ज़रूर आई जी, मुश्किल वक्त ज़रूर आए, तंगी में वक्त गुजरा जी, लेकिन ऐसी तंगी में नहीं थे कि फाके करने पड़े। ओके सर, आपके मैंने कैरेक्टर्स के जो ग्राफ देखे हैं, जिस तरीके से जो कैरेक्टर के न्यूएंसेस होते हैं, छोटे छोटे ट्रेड्स होते हैं, हर एक कैरेक्टर में अलग होता है। मतलब लिटरली लाइक हर एक कैरेक्टर में अलग होता है। और बहुत ही कम ऐसे अभिनेता हैं या अभिनेत्रियां हैं इंडस्ट्री में जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये ट्रेड्स आप मतलब कहाँ से करते हैं, मतलब ये कैसे डिफरेंशिएट कैसे कर लेते हैं सर? ये आपसे तमाम लोगों से ये आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहते हैं इसे, जो कि मेरे ख्याल में एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स जिसके ज़रिए आप अपने कैरेक्टर को बनाते हैं, निखारते हैं, संवारते हैं। तो अगर आप अपने इर्द गिर्द अपनी आँखें और कान खुले रखें तो आपको वो न्यूआंसेस आपके समाज में अलग अलग लोगों में You just got to be aware। आप और आँख कान खुले रखने और जहन उसकी तरफ तैयार रखना है कि अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो अच्छा है, ये हमारे स्टोर हो गया दिमाग में। ओके। इसको कब निकालेंगे आप, कभी न कभी किसी ने कैरेक्टर में जी यूज़ करेंगे। और इंसानी जज्बात को समझना, मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि अच्छा कलाकार होने के लिए अच्छा इंसान भी होना बहुत ज़रूरी होता है। अब अच्छा इंसान से उसका किरदार अच्छा होना चाहिए, जाहिर है। मैं किरदार एज इन द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, नॉट द कैरेक्टर एज इन द रोल। ओके। बट और जब आप अच्छे इंसान होते हैं और आप हर किस्म की चीज़ों, हर किस्म के जज्बे का एहसास आपके अंदर होता है, चाहे वो बुराई हो, अच्छाई हो, अगर आप सेंसिटिव हैं जी, जज्बाती हैं,
तो आप एक बेहतर कलाकार हो सकते हैं। ओके। और एक अच्छा कलाकार ऑब्वियसली जज्बाती होगा, जी होना चाहिए। जी। तो हाँ, तो जज्बात और ऑब्जर्वेशन, और वो जज्बात कैसे आपको किस वक्त पर किस तरीके से वो जज्बात बाहर निकालने हैं, टू रिक्रिएट दैट इमोशन जी बेसिकली इज व्हाट वी एक्टर्स डू। ओके ओके सर, ये सवाल है ना, मुझसे बहुत लोग भी पूछते हैं सोशल मीडिया साइट पे कि यार ये बताओ, गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 आया था, 2 आया था, और कहीं ना कहीं ये चर्चा यार थी कि 3 भी आएगा, और ये अभी से नहीं, 2012 में जब फिल्म आई थी उसके बाद 13-14 में शुरू हो गया था। आई रियली वांटेड टू नो फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कि क्या ऐसा है, गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 आ रहा है, या कुछ आपसे बातचीत हुई, या कुछ सब प्लीज बताइए। हाँ, वो हॉर्स जो है ना, वो अनुराग ही है। तो वो यू विल हियर इट फ्रॉम दैट हॉर्सेस माउथ वेदर इट्स हैपनिंग और नॉट, बट ये तो मैं भी बड़े सालों से सुन रहा हूँ, और मैं भी चाहूँगा कि पार्ट 3 बने, पार्ट 4 बने जी। लेकिन अभी मुझे दिल्ली दूर लगती है, और पता नहीं वो बनेगी भी कि नहीं बनेगी, मुझे नहीं मालूम। हालांकि दिशान जो है, जो डेफिनेट किया था जी शान, हाँ, तो वो भी चाहता है कि पार्ट 3 किया जाए, लेकिन वो डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट नहीं है। वेरी नाइस। ओके सर, संजय लीला भंसाली सर के साथ आपने काम किया है, आपने अनुराग कश्यप जी के साथ काम किया, और बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया है। मैं सिर्फ इन दोनों डायरेक्टर्स के बारे में इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत अलग स्कूल से आते हैं। संजय सर ग्रैंड, लैविश, बड़े बड़े सेट, कॉस्ट्यूम, ड्रामा, ये सब प्रेजेंट करते हैं। अनुराग सर रियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। एक चीज़ जो इनके बीच में कॉमन है अपार्ट फ्रॉम फिल्म्स एंड डायरेक्शन, वो क्या है, मतलब इनके विजन में, और प्लस इनके बीच में क्या क्या चीज़ें सिमिलर आपको लगी व्हाइल वर्किंग विद देम? बोथ ऑफ देम आर एक्सट्रीमली पैशनेट। Okay. And both of them love their actors. Okay. And Sanjay is a man of immense detail in his framing, in every aspect of his filming. Okay. मतलब वो, he has such an eye that besides the performance obviously are in the forefront, but even इन द बैकड्रॉप कि अगर वो किसी कांच पे या वो किसी लैम्प पे उसको कुछ दिख रहा है कि लाइट सही नहीं पड़ रही है, तो उसकी डिटेलिंग वहाँ तक जाती है कि यार वो उसको टर्न करो, उसको देखो वो चमक आ रही है, या कुछ ऐसा हो रहा है, या वहाँ पर कोई स्पेक ऑफ डस्ट समवेयर, या वो कलर सही नहीं बैठ रहा है जी। तो उस हद तक की डिटेलिंग है। एंड ही हैज़ अ फिंगर इन एवरी पाई, एंड वेरी मतलब हर चीज़ में उनका दखल रहता है, और अच्छे ढंग से रहता है, मालूमात है उनकी जी। और जो भी दखल है उनका, वो क्रिएटिव दखल है, और उनकी छाप दिखती है हर डिपार्टमेंट में। ओके। संजय की, अब वही लोग जो संजय के साथ बाहर किसी और कहीं काम करते हैं, तो वो चीज़, वो संजय वाली चीज़ नहीं दिखती, क्योंकि उसमें डायरेक्टर का एक जो कंट्रीब्यूशन होता है जी, डायरेक्टर का जो विजन होता है, वो साफ दिखता है संजय के साथ। तो और अनुराग जो है वो he lets you flow, he lets you loose. ओके। वो उसका ये है कि आप सीन को समझ लीजिए जी, देख लीजिए, समझ लीजिए, और जस्ट गो विद द सीन, गो विद द इमोशन। और एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे अनुराग की लगी है कि वो कहता है कि यू डोंट वरी अबाउट द कैमरा, यू डोंट वरी अबाउट द कैमरा, यू जस्ट परफॉर्म. The camera will get you. That is my problem. As a director, that's my problem to capture you. अच्छा. As an actor, you just freak out. Let go. Okay. तो वो जो freedom एक जो अनुराग जैसे डायरेक्टर्स के साथ होती है, वो हालांकि कभी-कभी ऐसा होता है कि रायता ज़्यादा फैल जाता है, लेकिन अनुराग उस रायते को समेटने में जानता है. Because he is a good editor also. And so is
Sanjay, and so is another director whom I'm very fond of is Neeraj Pandey. Oh yes, of course, baby. ये तीनों लोग अपनी एडिटिंग, अनुराग आई डोंट नो हाउ मच वेदर एडिटिंग उतना उसके ध्यान में रहता है कि नहीं रहता है, बट संजय एंड नीरज आई थिंक हैव द एडिटिंग इन माइंड. आई थिंक अनुराग गोज मोर विद हिज गट. उसको वो जब दिखती है कोई चीज़ ना तो वो बच्चे की तरह पागल हो जाता है. वो अरे भाई मैं कुछ करता हूँ भाई, मज़ा आ रहा है, मैं 1 मिनट में 2 मिनट में कुछ लिख के लाता हूँ. मतलब एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी जो आ जाती है उसके अंदर, और वो कमाल है उसके अंदर, और वो उसको बरकरार रखनी चाहिए. वाह सर, ये पता नहीं थी. हाँ. बिल्कुल भी पता नहीं थी यार. तो वो उसको कोई भी चीज़ दिखती नहीं. जैसे इम्प्रोवाइजेशन हम लोग करते थे बहुत, तो इम्प्रोवाइजेशन में अगर कोई चीज़ उसको दिख गई, अरे यार ये तो इंटरेस्टिंग है कुछ, तो एकदम खिल जाता था. अरे भाई मैं कुछ बनाता हूँ आगे कुछ बनाता हूँ. इनफैक्ट सर, गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो जो सीन है जिसमें वो गोली लगी रहती है सरदार खान के बेटे को और सरदार खान बावला हो रहा है, चाबी कहाँ है, वो आई गेस राइट इम्प्रोवाइजेशन है. A lot of gangs is improvised, and in fact जब मैं वहाँ पर शुरू में मैंने जब गया तो 2 दिन के बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन अनुराग ने कहा कि जल भाई आपने सुर पकड़ लिया है. मतलब क्या पहले सुर बिगड़ा हुआ था मेरा क्या? तो कह रहा नहीं, अब आप मेरे वाले स्टाइल में आ गए. मैं कहा चलो बढ़िया है फिर. वाओ. हाँ. तो आई वाज ग्लैड टू हियर दैट, क्योंकि वही आप जब उस टाइप का सिनेमा कर रहे हैं जहाँ पर कि आप कट टू कट है मामला, कि इतनी लाइनें हैं, इतना बोलना है, and which is okay. I mean, you've got, as an actor, you've got to adapt to all kinds of directors. What the director wants. The director is the captain of the ship. और डायरेक्टर अगर चाहता है कि भाई मुझे इतना ही चाहिए, आगे पीछे कुछ नहीं चाहिए, इतना है, मुझे मालूम है, मेरा एडिट मालूम है, यहाँ पर कट करूँगा, ये करूँगा, ठीक है था. You deliver it as per your direct. So ये adaptability I think एक्टर के अंदर होनी चाहिए कि जो डायरेक्टर को चाहिए वो आप उसको पेश करें, और अगर उससे ज़्यादा पेश कर देते तो सोने पे सुहागा है. कम से कम उतना चाहिए. हाँ. अच्छा, ओके. जमील सर, एक और चीज़ जो इंडस्ट्री में आजकल देखी जाती है कि रिमिक्स, चाहे वो सॉन्ग हो, रीमेक या फिर फिल्म हो, उस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इंडस्ट्री में इतने अच्छे राइटर्स, डायरेक्टर्स के होने के बावजूद कहीं ना कहीं इंडस्ट्री जो है क्या एक एक्सपेरिमेंट करने से डर रही है, या एक अपना स्टैंड लेने से डर रही है? आपके क्या व्यू पॉइंट है? क्या आप रीमेक्स और रिमिक्स के जो ये ज़माना आ रहा है फिर से वापस, उसके प्रति आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं? नहीं, ये तो वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन है जो कमर्शियल फॉर्मेट में होता रहा है और होता रहेगा. हालांकि ये बात भी सही है कि क्लासिक्स को टच नहीं करना चाहिए. क्लासिक्स है, और फिर भी ठीक है, इट्स अ फ्री कंट्री यार. कोई कुछ करना चाहता है तो करो ना. ओके. हाँ, करो. अच्छा बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा बनाओगे तो गालियाँ पड़ेंगी. और क्या, क्योंकि बिकॉज यू आर ऑब्वियसली टचिंग द क्लासिक्स. और जो हिट चीज़ें हैं उनको आपने अगर हिट की जगह कुछ स्पेलिंग चेंज कर देंगे तो हाँ, मतलब पता नहीं, बोल सकता हूँ अगर हंगे ना बोल. जी भाई, मैं समझ गया था ये बोलने वाले. Okay. 2018 में हमने देखा था कि बहुत बड़े सुपरस्टार्स की फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी, और ये बात सामने आ गई थी सोशल मीडिया पर, हर जगह पर ये बात थी, कंटेंट वर्सेस सुपरस्टार्स इमेज. ऐसा हो चुका है. आपके क्या व्यू पॉइंट है? आपको क्या लगता है कि क्या अब इंडिया में जो है हिंदी सिनेमा में स्पेशली अब इवॉल्व हो रही है, वो सुपरस्टार के स्टारडम पे नहीं जा रही और ज़्यादा कंटेंट पे फोकस कर रही? मैं चाहूँगा कि ऐसा हो. तो मतलब अभी तक नहीं ऐसा रही है? मतलब शुरुआत हुई है. ओके. शुरुआत हुई है और कुछ गुड कंटेंट ड्रिवन सिनेमा बना है, लेकिन वही होता है कि हमारे यहाँ एक होड़ लग जाती है. ओके. तो एक किस्म की फिल्म बनी तो उसी किस्म की फिल्में 25 फिल्में बन जाएंगी. वो लगता है कि वो एक फॉर्मूला कुछ क्रैक कर लिया, अब इसी फॉर्मूला बनाते हैं. उनमें वैसा नहीं होता है. लेकिन हाँ, कि ये जो स्टार सिस्टम देखिए रहा है और रहेगा, और वो फिल्में भी बनेंगी. ओके. और क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा पैसा लगता है, और
बहुत सारे प्रॉफिट्स भी बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होते हैं वहाँ पर। तो उस टाइप को, उस किस्म का सिनेमा बनेगा, क्योंकि उस सिनेमा के लिए ऑडियंसेस भी हैं, तो लोग उस टाइप का सिनेमा भी देखेंगे। और अब मैं ये कहूँ अगर कि भाई स्टार सिस्टम है तो उसमें उनके फायदे हैं, उनके नुकसान भी हैं। और कंटेंट ड्रिवन सिनेमा में क्या है ना कि स्टार्स की ज़रूरत नहीं है, कंटेंट आपका जो है वो स्टार है। करेक्ट। तो अब उस टाइप की फिल्में बनना शुरू हो गई हैं, और मैं दुआ करूंगा और मैं चाहूँगा कि इस किस्म की फिल्में और इस किस्म का कंटेंट और बने, उसको और ज़्यादा पेट्रोनेट मिले, उसको बैक करने वाले ज़्यादा प्रोड्यूसर्स आए सामने। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब अच्छा कंटेंट रहेगा ना, तो आपको बहुत ज़्यादा बजट की भी फिल्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि कमर्शियल सिनेमा में इतने करोड़ों की फिल्में बनती हैं। ये आप एक मीडियम साइज बजट में बना के और अच्छे प्रॉफिट कमा के आ सकते हैं। ओके। तो कंटेंट आई थिंक शुड बिकम द किंग, व्हिच अनफॉर्चुनेटली हैजंट बीन टिल नाउ। वो इक्का दुक्का आती हैं चीज़ें जी, लेकिन फोकस अभी उतना नहीं है। शुरुआत हो गई है, अब मैं चाहूँगा कि इस पर फोकस बना रहे। ओके सर, हालिया दौर में अगर मैं आपकी पर्सनल चॉइस की बात करूं तो कौन सी आपको बेस्ट फिल्म लगी है, मतलब हालिया दौर में या पिछले साल जो रिलीज हुई, कोई आप थोड़ा सा बताएंगे? एक भी या दो भी या तीन भी? यार मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ। मुझे गली बॉय बहुत अच्छी लगी। गली बॉय बहुत अच्छी लगी, और शायद मैंने कम देखी है, वो ही एक देखी थी लास्ट मेरे ख्याल में जो बहुत अच्छी लगी थी। उससे पहले मैंने देखी थी, मैं दिल्ली में था, मैं शूट पे ही था, बधाई हो। हाँ, बधाई हो, नीना गुप्ता जी एंड आयुष्मान खुराना और वो सब। ओके, बहुत बढ़िया फिल्म थी। दोनों फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इनफैक्ट गली बॉय मुझे इसलिए भी अच्छी लगी कि इट्स वो आउट एंड आउट कमर्शियल भी नहीं है और एकदम वैसी आर्टी भी नहीं है। इट्स समवेयर इन बिटवीन, एंड जोया जस्ट क्रैक्ड इट परफेक्टली। और बहुत कमाल का उसने किया है। And the performances are very good, the content is very good, it's been pitched correctly, गाने वाने सब कुछ, everything is very nice about the film. ओके सर, चलते चलते हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ कोर्स पाइपलाइन में अलग होते हैं और कॉन्क्रीट अलग होते हैं सर, तो कॉन्क्रीट ही बता दीजिए हमें। पागलपंती नाम की एक फिल्म है। अच्छा, अनीस बाज़मी जी की? जी वो है, पता नहीं I was supposed to mention this or not, but I guess it should be okay. वो है। फिर एक और फिल्म है जिसके लिए अभी लद्दाख जा रहा हूँ। फिर एक अंग्रेज़ी फिल्म की हुई है जो it's called Beneath a Sea of Lights, दुबई में शूट की है। तो वो है बस। और बाकी जब बनेंगी, जब हम फिर से मुलाकात करेंगे सर। बिल्कुल मुलाकात करेंगे, और हमारे बीच कनेक्शन भी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच जमील सर, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, ये हैं द टैलेंटेड एक्टर और बहुत ही मंझे हुए कलाकार मिस्टर जमील खान। सर जमील मिस्टर जमील खान। और जलील मत करना। जलील नहीं करूंगा सर, बिल्कुल भी नहीं। और आपको क्या है कहना इस बारे में, और आपके क्वेश्चंस भी मैंने पूछ लिए इनसे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। और बने रहिए मेरे साथ, मैं राहुल भोज इसी तरीके के दिलचस्प इंटरव्यू से आपको रूबरू कराता रहूंगा। कीप ऑन वॉचिंग बॉलीवुड स्पाई अलॉन्ग विद कैमरा पर्सन अंकित चौरसिया।